हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम एनालिसिस 2023। साथियों एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम शुरू हो चुका है और आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर के एग्जाम के रिव्यू में जो भी जीएस जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके याद रखेंगे। सीजीएल टीयर 2 में जीएस जीके यानी जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी 20 प्रश्नों का आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जो कि 100% परीक्षा में आज पूछे गए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार से आप लोग जल्दी से सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जैसा कि आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि क्वेश्चन था अनुच्छेद 324 का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 324 में किसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आया था दोस्तों, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। इसके अलावा एक प्रश्न और आया था कि 36वें राष्ट्रीय जो खेल हुए हैं उनमें शीर्ष 4 राज्य कौन थे, यानी कि मेडल टैली जो पदक तालिका थी उनमें पदक जीतने के मामले में शीर्ष जो 4 राज्य थे उनका क्रम क्या था, उनको दर्शाना था। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और आया था हमारी बेटी हमारा मान, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा था हमारी बेटी हमारा मान पहले किस राज्य में, जो पहल है ये किस राज्य में शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त कॉर्निवल फेस्टिवल के बारे में भी पूछा गया था, किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके आज परीक्षा में पूछे गए थे, उन सभी का हम विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो एक बार फिर से आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। ऐसा प्रश्न मिला था दोस्तों कि भारतीय जो संविधान है इसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अनुच्छेद है, उन सभी का हम विश्लेषण कर लेते हैं। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 124 जिसमें लिखा है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 125 जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होंगे उनका वेतन क्या होगा उससे संबंधित है। अनुच्छेद 126 जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो की जाएगी। जैसे कि कोई मुख्य न्यायाधीश है उसका पद रिक्त हो गया तो उसकी स्थिति में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनेगा वो अनुच्छेद 126 के तहत बनेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका 127 पूछा जा सकता है जो कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 128 की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व जो न्यायाधीश होंगे यदि आवश्यक कार्य पड़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट को यदि दस्तावेज से संबंधित कुछ कार्य पड़ जाता है तो उस कार्य के निपटारे के लिए पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 129 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप 3-4 स्टार के साथ इसे नोट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक आर्टिकल है 137, इसमें है न्यायिक पुनरावलोकन जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे देता है उसकी दोबारा से समीक्षा करेगा तो वह अनुच्छेद 137 के तहत करेगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और पूछा गया था कि दोस्तों अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है या अनुच्छेद 324 में क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहां पर भारत के निर्वाचन आयोग का जिक्र मिलता है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में चर्चा मिलती है निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 में। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा की जो निर्वाचन होंगे वो वयस्क मताधिकार पर होंगे, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव होता है, ये दोस्तों सारे के सारे कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो होंगे वो आपके इसमें वोट नहीं डाल पाएंगे और 18 वर्ष प्लस के जो व्यक्ति होंगे वो वोट डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था यहां पर अघिल दर्रा किस को जोड़ता है, ऐसा प्रश्न आया था। या फिर दोस्तों ये पूछा था कि जो अघिल दर्रा है वो किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये याद रखेंगे। अगर बात कर ले साथियों अघिल दर्रा की, ये दोस्तों आपका लद्दाख में स्थित है। ये दोस्तों यहां पर तिब्बत वाला एरिया पड़ता है जिस पर चीन का कब्जा है, चीन इसको सिंजियांग प्रांत बोलता है और यहां पर ये लद्दाख है। इन दोनों के बीच में ये अघिल दर्रा स्थित है, यहां पर सिंजियांग, यहां पर लद्दाख। तो याद रखेंगे किस किस को जोड़ता है, लद्दाख और सिंजियांग प्रांत जो कि वर्तमान में चीन या कि तिब्बत का जो हिस्सा है वहां पर इसको जोड़ता है। तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है अघिल दर्रा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य हुआ था, ऐसा प्रश्न आया था। तो अगर बात कर लें तराइन के युद्धों के बारे में, तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के 3 युद्ध लड़े गए थे। तराइन के 3 बैटल हुए थे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता है कि तराइन के 2 बैटल हुए थे, लेकिन तराइन और पानीपत इन तीनों इनके 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो तराइन के जो युद्ध हुए थे उनमें से प्रथम 2 युद्ध थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। तो जो प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हुए थे। इसके अतिरिक्त तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1 साल बाद। मोहम्मद गौरी पुनः आक्रमण की तैयारी करता है और पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन स्थान पर दोबारा से युद्ध करता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जयचंद। इसका कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, इनकी पत्नी थी संयोगिता, उन्हीं का पिता था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान का ससुर था जयचंद, जो कि कन्नौज का राजा हुआ करता था। इसने पृथ्वीराज चौहान का दूसरे युद्ध में साथ छोड़ दिया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी इनको बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। इसके अतिरिक्त तराइन का तीसरा बैटल होता है, आपस में 2 सल्तनत के 2 लोग लड़ते हैं, जिनमें से एक तरफ इल्तुतमिश होता है और दूसरी तरफ ताजुद्दीन यल्दौजा होता है, जो कि दोनों के दोनों आपके मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, ये दोस्तों आपके सिपाही थे या कह सकते हैं नौकर थे। तो इन दोनों के मध्य होता है 1215-16 में ये युद्ध होता है, तीसरी लड़ाई, जो कि तमिल में गजनी के सुल्तान इल्तुतमिश और यल्दौजा के बीच लड़ी जाती है। इस युद्ध में गजनी का सुल्तान इल्तुतमिश ने यल्दौजा को हरा दिया था। तो इसको भी याद रखेंगे, 3 युद्ध हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि दूसरे क्रम का पूछा गया था या फिर दूसरे व्यक्तिगत राष्ट्रपति पूछे गए थे, क्योंकि भारत के जो 2 राष्ट्रपति थे शुरुआत के, वो 2 कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पूरे किए थे। तो याद रखेंगे आपके 1952 से 1962 तक इनके 2 कार्यकाल रहे थे दोस्तों। कितने? 2 कार्यकाल। अगर बात कर लें तीसरे कार्यकाल की, तो तीसरा कार्यकाल जो आया था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का आया था। ठीक है, जाकिर हुसैन ने तीसरा कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, और ये आपके 12 मई 1967 तक रहे थे। हालांकि इनकी बीच में मृत्यु हो जाती है, तो कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक बनते हैं वीवी गिरी। ठीक है, इसके बाद तीसरे आपके बने थे वीवी गिरी, और जो आपके चौथे थे वो गोपाल स्वरूप पाठक थे। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अब पूछा क्या गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे उपराष्ट्रपति थे, लेकिन व्यक्तिगत अगर पूछा गया होगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 36वें राष्ट्रीय खेल में। 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से थे, ऐसा क्वेश्चन आया था। 36वें राष्ट्रीय खेल में जो मेडल टैली थी उसमें शीर्ष 4 राज्य कौन थे। अब देखिए राज्य की बात करेंगे तो शीर्ष 4 राज्य ये थे। राज्य एक महाराष्ट्र हो जाएगा, एक हरियाणा हो जाएगा, एक कर्नाटक, एक तमिलनाडु। लेकिन अगर इसकी बात करें मेडल टैली पर शीर्ष पर कौन रहा, तो ये सर्वश्रेष्ठ रहा था। कौन रहा था? सर्वश्रेष्ठ। यानी कि जो सर्विसमैन जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक अलग से बोर्ड बना है, वो इनकी खेलों का आयोजन करता है सर्विसेज के। ठीक है, और उनमें दोस्तों जो सर्विसेज के खिलाड़ी थे उन्होंने कुल 128 पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जबकि दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर कर्नाटक और 5वें पर तमिलनाडु रहा था। 6वें पर केरला, 7वें पर मध्य प्रदेश और 8वें पर उत्तर प्रदेश रहा था। तो इसको भी आप लोग चाहो तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जीडीपी और जीएनपी से संबंधित कोई प्रश्न आया था। अगर बात कर लेंगे जीडीपी के बारे में, तो दोस्तों जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इसकी जो परिभाषा होती है किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल जो मौद्रिक मूल्य होगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी कहेंगे। और ये जो अवधि होगी याद रखेंगे, ये एक वित्तीय वर्ष की अवधि होगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के अंतर्गत जो भी एक देश की सीमा के अंतर्गत जो भी आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी या सर्विसेज होगी, इनकी जो टोटल जो वैल्यू होगी वो आपकी जीडीपी कहलाएगी। इसके अतिरिक्त अगर बात कर लें दोस्तों जीएनपी के बारे में, तो जीएनपी का मतलब क्या है? देखिए एक देश की सीमा के अंतर्गत तो जीडीपी हो जाएगी, लेकिन एक देश के कोई व्यक्ति, जैसे अमेरिका में अपने भारत देश का कोई व्यक्ति रह रहा है और वहां से रुपए कमाकर भारत भेज रहा है, तो वो किसके अंतर्गत काउंट होगा? वो दोस्तों आपका जीएनपी के अंतर्गत, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए यहां पर लिखा है कि एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता के द्वारा उत्पन्न आउटपुट का मान का मापन करता है। जीएनपी राष्ट्रीय सकल उत्पादन, इस बात पर ध्यान देता है कि उत्पादन का मालिक कौन है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीयता के आधार पर जो घोषणा होती है, यानी कि कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, उसका जो इनकम होगा वो भारत आएगा, तो वो जीएनपी के अंतर्गत आएगा। जबकि भारत के अंदर रह रहे व्यक्तियों के द्वारा जो भी सर्विसेज या फिर जो भी माल पैदा किया जाएगा उसकी जो कीमत होगी वो जीडीपी के अंतर्गत आएगी।
तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारी बेटी हमारा मान किस राज्य की योजना है या फिर किस राज्य की पहल है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? हमारी बेटी हमारा मान जो पहल है ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। इसका नाम है हमर मान और आगे लिखा है हमर बेटी हमर मान। ये छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा है। इसके अनुसार बेटियों की सुरक्षा के लिए ये अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके अतिरिक्त एक योजना और इंपोर्टेंट बन जाती है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। ये योजना 2015 में दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद। क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। जो मिस्टर अमजद अली खान है ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। 1991 में इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था और वे उनके स्पष्ट तेज एक गहरा तान जो होती है उसके लिए जाने जाते थे। और 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अगर इनके बारे में पद्मश्री पूछेगा तो बता देना 1976 में इनको पद्मश्री भी मिला था। तो 3 सम्मान मिले थे, भारत रत्न नहीं मिला था इनको, लेकिन 3 जो मोस्टली भारत के सर्वोच्च सम्मान है वो मिले थे इनको। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 226 है इसमें लिखा है कि उच्च न्यायालय यानी कि दोस्तों हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट होंगे इनके द्वारा रिट जारी की जाएगी। जो मौलिक अधिकार होंगे उनमें परिवर्तन के किसी उद्देश्य अथवा जो सरकार है मौलिक अधिकारों को यदि व्यक्ति की सीमित कर रही है तो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके दोस्तों कहां पर जा सकता है? तो आप कहेंगे हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहां पर लिखा है उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी का अधिकार प्रदान करता है या किसी भी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे लिखा है यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32, यहां पर यह भी याद रखना है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कहां पर जाएगा? ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट। जबकि अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके वही व्यक्ति आपका हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये भारत सरकार भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है, इसको याद रखेंगे। तो यहां पर 5 प्रकार की रिट जारी करी जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट आपकी 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें जो रिट होंगी वो दोस्तों कौन कौन सी हो जाएंगी? तो एक होगी आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कार्निवल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर बात कर लें कार्निवल फेस्टिवल की तो वैसे तो ये बहुत सारे देशों में मनाया जाता है, लगभग 50+ देशों में ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन याद रखेंगे जो कार्निवल फेस्टिवल है वो भारत में कहां पर मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये गोवा में मोस्टली मनाया जाता है। हालांकि और राज्य जैसे गुजरात है, उड़ीसा है और या असम है, इनमें भी कार्निवल मनाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो अच्छे रूप से वो अच्छे ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर जो त्यौहार मनाया जाता है वो गोवा में मनाया जाता है। यहां पर आप अगर गौर से देखेंगे तो लिखा है कार्निवल में आमतौर पर सार्वजनिक उत्सव में शामिल होते हैं जिसमें परेड, सार्वजनिक सड़क पार्टियां, अन्य मनोरंजन जैसे कार्यक्रम शामिल होते हैं जिनमें सर्कस के कुछ तत्व भी शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कार्निवल की तो शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द कार्नेवेले से आया है जिसका मतलब है फेयरवेल टू मीट यानी लोगों के मिलने के लिए होने वाला फेयरवेल। 40 दिनों तक चलने वाले इस पूरे फेस्टिवल में ईसाई धर्म, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे ईसाई धर्म के लोग इसे लेट कहते हैं। तो यह ईसाइयों के त्योहार ईस्टर से संबंधित सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो कार्निवल है ये मोस्टली ईसाई लोगों का त्योहार होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवल ब्राजील में मनाया जाता है और ब्राजील में एक स्थान है रियो डी जनेरियो, जहां पर 2016 में रियो के ओलंपिक हुए थे। वहीं पर रियो डी जनेरियो में कार्निवल फेस्टिवल सबसे बड़ा विश्व का कार्निवल मनाया जाता है। जबकि भारत में कब सबसे बड़ा कहां पर? गोवा में होता है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, बादशाह नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी जो कि अबुल फजल का एक शिष्य था। अबुल फजल वही व्यक्ति है जो अकबर के दरबार में रहता था। तो याद रखेंगे बादशाह नामा पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है, जो शाहजहां यानी बादशाह नामा जो मुगल सम्राट है शाहजहां उसके शासनकाल के आधिकारिक इतिहास के रूप में लिखे गए कार्यों का एक समूह है। बादशाह नामा सचित्र पांडुलिपि संस्करणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बादशाह नामा में पादशाह नामा के नाम से भी जाना जाता है।
तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पादशाहनामा, पादशाहनामा किसकी पुस्तक है या किसके शासनकाल में लिखी गई या फिर किसने लिखी? दोस्तों याद रखेंगे अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 32 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है? तो साथियों अभी हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 32 व्यक्तियों के जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा उसको क्या करता है, दर्शाता है। और यहां पर अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। जो यदि किसी भारतीय का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कहां पर जा सकता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी भी न्यायालय को सौंपी जा सकती है। यानी कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, इसको अधिकार की सुनवाई करनी है तो सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो आपके जिला न्यायालय में ये क्या हो सकता है, ये ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि ये जो केस है ये जिला न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है, वहां पर आपकी सुनवाई हो सकती है, बशर्ते हुए उसके क्षेत्राधिकार में होनी चाहिए। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था सिट्रिक एसिड या खट्टे फल सबसे ज्यादा किस जोन में पाए जाते हैं या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो सिट्रिक एसिड या खट्टे फल होते हैं ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस तरह की वनस्पति संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के वास्तविक भूमध्य, यहां पर क्या लिखा, भूमध्य क्षेत्र के बाहर पाई जाती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है ये गर्म शुष्क ग्रीष्मकालीन हल्की वर्षा वाली सर्दियों के लिए चिन्हित है। खट्टे फल जैसे संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर की खेती के लिए आमतौर पर यहां पर की जाती है क्योंकि लोगों को प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया जाए तो ताकि वो चाहे वह खेती कर सके। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यानी कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यहां पर दोस्तों आपका क्या पाया जाता है, याद रखेंगे खट्टे फल या सिट्रिक एसिड से संबंधित फल पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों हमसे पूछा गया था भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आया था, याद रखेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट एक ऐसी योजना है जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है जिसमें सीमा अंतरराष्ट्रीय संपर्क वाली विकास परियोजनाएं शामिल है। यह परियोजना बंदरगाह, सड़क, राष्ट्रीय गलियारों को सुधार तथा राष्ट्रीय गलियारों के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 2011 की सेंसस से पूछा गया था कि महिलाओं और पुरुषों के बीच सबसे ज्यादा साक्षरता दर में अंतर किस राज्य में है? तो दोस्तों अगर बात कर लें मेल एंड फीमेल में जो बड़ा डिफरेंस है किस राज्य में है, जो अपनी लिटरेसी रेट है उसमें दोस्तों राज्य है प्रथम स्थान पर राजस्थान। कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान। अगर बात कर लें 2011 की जनगणना के कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य आपका केरल है जबकि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04 है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो 2011 से संसद से आपको याद रखने हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है हाल ही में किस राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को अलग से बोलने के लिए एक दिन रखा गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे 2022 की यह घटना है। दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं को जो बोलने का अधिकार है, यानी कि जो विधानसभा है उसमें महिलाओं के बोलने का जो अधिकार है वो दोस्तों रखा गया था। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर है सतीश महाना। इस बारे में जानकारी देते हुए 22 सितंबर के दिन महिला विधायकों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। इस दिन प्रश्नकाल के बाद महिला सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट, प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल जो होता है उसके बाद महिलाएं बोलेंगी। और यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 2022 में सितंबर 19 से 23 सितंबर तक बुलाया गया है। यानी कि ये पिछली बात है, इसको याद नहीं रखना है। इसको याद रखना है केवल प्रश्नकाल के बाद महिलाएं बोल सकेंगी किसी विधानसभा में, तो पहली बार वो उत्तर प्रदेश ने किया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं एनसीबीसी के बारे में, ठीक है, एनसीबीसी के बारे में बात कर ले तो उसे याद रखेंगे। यहां पर अगर बात करते हैं इसके बारे में तो याद रखेंगे ये जो संविधान संशोधन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित 102वां संविधान संशोधन। यह संशोधन दोस्तों याद रखेंगे 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया था। इसको भी याद रखना है। कह रहा है भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े थे, जिसमें से अनुच्छेद 338 भी जो कि आपका नेशनल जो आपकी वो क्या बोलते हैं उसको SC ST से संबंधित है।
यानी कि शेड्यूल कास्ट ट्राइब से संबंधित है। किससे? शेड्यूल ट्राइब से, सॉरी एसटी से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 342 जोड़ा गया था, 42A जोड़ा गया था। यह संविधान यह संशोधन अनुच्छेद 366 के कुछ परिवर्तित करना चाहता था। अनुच्छेद 338 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों के कल्याणकारी उपाय की जांच के लिए एनसीबीसी को अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो एनसीबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था, जबकि इसकी स्थापना 1991-92 में हो चुकी थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जहाज के उड़ते समय कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और स्ट्रेट एनर्जी, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा और आपकी गतिज ऊर्जा, ये दोनों की दोनों यहाँ पर होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आया था दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित। तो याद रखेंगे सिपाही नंबर 1446, ये मंगल पांडे थे और इनको मौत की सजा जब सुनाई गई 8 अप्रैल को, तो कहीं ना कहीं बैरकपुर छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने अपने आप में क्रांति की शुरुआत करने की योजना बना ली और 10 मई 1857 को मेरठ में इस दिन क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय केनिन था। तो अब इसमें क्या पूछा गया था, तो आप लोग ये याद रख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दे सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अगर कानपुर की बात कर लें तो नाना साहब ने नेतृत्व किया था। अवध की बात कर लें तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। झांसी की बात कर लें तो यहाँ पर आपकी रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था और वाराणसी में मौलवी जी ने नेतृत्व किया था। इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों शायद यही आज की क्लास खत्म होती है। ठीक है, और अगर आज की क्लास, आज का रिव्यू आपको पसंद आया तो एक बार से लाइक, सेशन को शेयर और दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार जीएस सब बाय डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।